जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हो चुका है 24 अप्रैल 2020। वहीं आज पूरे दिन की बड़ी खबर लेकर आएंगे हम इस वीडियो में। आप सभी को बताएंगे कि आज किस प्रकार की खबरें रही जो पूरी तरह से वायरल रहने वाली रही, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के अंदर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि पालघर की मॉब लिंचिंग पर सीबीआई जांच करने के आदेश भी हो चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि संजय राउत ने जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर जो बयान दिया था उसको लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फिर से उनके ऊपर पलटवार कर लिया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की इस पालघर की घटना पर बोले अर्णव गोस्वामी को लेकर भी अब बड़ी खबर सामने आ रही है। पांचवी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो हमेशा ट्विटर या फिर ऐसी घटनाओं पर बोलते रहते थे, लेकिन अब वो नहीं बोल रहे थे। और अर्णव गोस्वामी पर जो 5 से कई बार अधिक राज्यों के कांग्रेस नेता और वहां के समर्थकों ने एफआईआर दर्ज भी करवाई है, उन सबकी आज पूरी रिपोर्ट हम बताएंगे आपको। और आप हमारे साथ जुड़े रहे, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद और आपकी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जो खबर बड़ी निकलकर सामने आ रही कि उद्धव ठाकरे अपने सीएम पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ रही, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में कमेटी की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर फैसला लिया गया कि भगत सिंह कोश्यारी के पास में एक आदेश भेजा जाएगा जिसके अंदर राज्यपाल के पास में जो 2 सीटें रहती है विधान परिषद की, उन 2 सीटों में से किसी एक सीट पर सीएम उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने की बात रखी गई थी। लेकिन उस कमेटी के अंदर आदेश को जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में भेजा गया तो उस पर अभी तक पिछले 20 दिन हो चुके हैं उस आदेश को भेजे हुए, लेकिन अभी तक भगत सिंह कोश्यारी ने कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ भगत सिंह कोश्यारी पर कयास ये भी लगाए जा रहे कि उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम पद की कुर्सी पर इस्तीफा देना होगा और उसके साथ में जो पूरी कैबिनेट का मंत्रालय बना हुआ है उन सभी को इस्तीफा देकर महाअखाड़ी की बनी सरकार महाराष्ट्र में गिरानी होगी। तो दूसरी तरफ पालघर की मॉब लिंचिंग को लेकर विश्व हिंदू परिषद संगठन के कई दिग्गज कार्यकर्ता और वहां के अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कड़ा एक्शन लेते हुए सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। वहीं जो साधु संत को लेकर 2-3 साधु संत थे उनको लेकर जो घटना हुई थी उसके बाद में पूरे साधु संतों के अंदर रोष भी है और जिसके चलते मां अखाड़ा के जो साधु थे बड़े महंत अवधेशानंद उनके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने सीबीआई जांच करने की मांग की और इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई ने आदेश को भी मान लिया, जिसके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फीडबैक लेते हुए कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करेगी। तो तीसरी बड़ी खबर ये थी कि महाराष्ट्र की जो मॉब लिंचिंग हुई थी उसके ऊपर अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर के ऊपर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के जो लोग थे उन्होंने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा लिए। यहाँ तक कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ करीबन 15-20 शिकायतें दर्ज हो चुकी है कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है उनके ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के सांसद ने एफआईआर दर्ज करवा कर लिखित में यह भी लिखा है कि सोनिया गांधी कई वर्षों से यहाँ पर है और वो भारत की सेवा कर रही है, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी को जो टिप्पणी की गई थी वो पूरी तरह से निंदनीय है। और अर्णव गोस्वामी की टिप्पणी आपको बता दें कि पालघर की मॉब लिंचिंग पर अर्णव गोस्वामी और उनके साथ में डिबेट के लिए कई विशेषज्ञ राजनीति के जुड़े हुए थे, लेकिन अर्णव गोस्वामी ने जो जिस प्रकार से अपने एजेंडे को रखा था उसके हिसाब से वो सही था। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों ने कांग्रेस की पंजाब के सीएम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई है कि जो सोनिया गांधी थी वो 18 साल की उम्र में भारत के अंदर आई थी और पिछले 40 सालों से वो भारत के अंदर लोगों के बीच में रह रही है और अर्णव गोस्वामी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी वो कतई बख्शी नहीं जाएगी और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सांप्रदायिक भावना को भड़काने के खिलाफ से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी की डिबेट खत्म होने के बाद अर्णव गोस्वामी अपने मुंबई के हाउस यानी घर लौट रहे थे स्टूडियो से और 400 से 500 मीटर करीब दूर रहे थे। रात के समय में उनके ऊपर हमला होता है, वो भी कांग्रेस के ही
समर्थक और नेता विशेष बताए जाते हैं। उसके बाद में अलका लांबा जो कांग्रेस की मुख्य विशेषज्ञ और राजनीतिक विशेषज्ञ, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जय यूथ कांग्रेस, जिसके बाद में पूरी तरह से साफ हो गया कि कांग्रेस ने ही सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणियों के चलते बौखला गई और उन्होंने अर्णब गोस्वामी के ऊपर अटैक करवाया। वहीं विश्व हिंदू परिषद का भी कहना है कि अर्णब गोस्वामी ने एक संतों के खिलाफ सही एजेंडा चलाया था, लेकिन सोनिया गांधी और एंटोनियम गैंग और जो सर्कुलर गैंग है वो इस मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए क्यों है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ भी संत संप्रदाय पूरी तरह से उतरने को तैयार हो चुका है। वहीं संत समाज ने यह भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे जो लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है उससे पहले अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे और जो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अगर नहीं करते हैं तो फिर संत संप्रदाय पूरी तरह से महाराष्ट्र में 3 मई के बाद कूच कर लेगा, जिसके चलते बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना को निंदनीय बताया। दूसरी तरफ पत्रकारों पर हुए अटैक को घटना को भी निंदनीय बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतनी तरह से बौखला गए कि उन्होंने पत्रकार पर ही हमला करवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी ने कल रात फिर से डिबेट के अंदर पूछता है भारत के अंदर अपनी बात रखी और कई सवाल भी सोनिया गांधी से पूछे गए। दूसरी तरफ सोनिया गांधी की इस प्रकार की टिप्पणी के बाद और अर्णब गोस्वामी के ऊपर हुए अटैक के बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि सोनिया गांधी बैठक के बाद में चर्चा करेगी और अर्णब गोस्वामी पर भी कोई न कोई बयान देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो मॉब लिंचिंग थी पालघर की घटना, उसके ऊपर वहां की सरपंच ने भी कई बड़े खुलासे किए और उन खुलासों के अंदर उद्धव ठाकरे के ही पार्टी के प्रमुख एनसीपी के शरद पवार पर उन्होंने आरोप भी लगाए वहां की सरपंच ने कि जो आदमी बताए जा रहे थे उस घटना के अंदर, उस वीडियो के अंदर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से व्यक्ति शोएब नाम से पुकार रही, जिसके चलते ये घटना बड़ी निंदनीय हो गई थी और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उद्धव ठाकरे ने तुरंत एक्शन लिया था। हालांकि वहां से करीबन 150 लोगों को पकड़ा गया था प्रशासन के द्वारा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के द्वारा सवाल ये भी उठाए गए कि आखिर पालघर की पुलिस उन साधुओं के साथ में मौजूद थी तो फिर इस प्रकार की घटना कैसे हो गई और इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा। क्या साधु संतों का भी कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता है या फिर उनके ऊपर भी कोई कानून नहीं होता है, क्योंकि जो साधु संत थे वो माँ अखाड़ा मुंबई से निकलकर सूरत गुजरात की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां से वापस भेज दिया और दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया गया और उस रास्ते पर पहले से ही ये 150 के करीबन लोग थे जो घात लगाए हुए बैठे थे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी का पेच पूरी तरह से फंस चुका है और संजय राउत लगातार बयान ये भी दे रहे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हाल ही में बीजेपी पार्टी और केंद्र की सरकार के दबाव में काम कर रही है, अन्यथा वो कभी भी उद्धव ठाकरे को मनोनीत कर देते। लेकिन पिछले 20 दिनों की अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक कोई बयान या फिर स्टेटमेंट नहीं दिया कि उद्धव ठाकरे को मनोनीत किया जाएगा या फिर मनोनीत नहीं किया जाएगा। और अब उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं ये भी लगना शुरू हो चुका है कि उनकी कुर्सी बचाने का अब आखिरी फैसला यही होगा कि वो या तो सीएम पद से इस्तीफा देकर पूरे मंत्रिमंडल को गिराकर फिर से अपने बहुमत को साबित करें और सीएम पद की कुर्सी को हासिल करे। लेकिन इस प्रकार का अब देखने को मोड़ नहीं मिल रहा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के बीच में अब पूरी तरह से मतभेद सामने होते हुए नजर आ रहे। यहाँ तक कि भाजपा के प्रमुख दिग्गज नेता ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका भी लगा दी कि अगर उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाना होगा, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें मनोनीत करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये फैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पक्ष में है कि उनके पास विधान परिषद की जो 2 सीटें हैं उनके ऊपर या तो वो उद्धव ठाकरे को मनोनीत करेंगे या फिर किसी दूसरे मंत्री या फिर विधायक को मनोनीत करेंगे। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो विधायक हैं उनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो भाजपा पार्टी के साथ
कभी भी जाने को तैयार भी हो चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अजीत पवार के इस्तीफे को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि जो पालघर की मॉब लिंचिंग हुई थी उसके बाद में अजीत पवार ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ कड़े शब्दों से निंदा भी की थी कि उद्धव ठाकरे ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि उन्होंने लाइव आकर ये भी कहा कि जो घटना हुई है वो अफवाह के चलते हुई है और इस पर कोई सांप्रदायिक भेदभाव से जोड़ने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ संत समुदाय के अंदर भी गुस्सा है और पालघर की जो सरपंच थी वो भी पूरी तरह से गुस्सा है उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर कि आखिर उद्धव सरकार अभी तक क्या कर रही है, उनके ऊपर फैसला क्यों नहीं दे रही है। जिसके चलते शरद पवार ने भी बयान दिया उद्धव ठाकरे के ऊपर और शरद पवार ने यह भी कहा कि जो पालघर की जो मॉब लिंचिंग हुई है उनके ऊपर उद्धव ठाकरे को कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और उन्हें शिकायत दर्ज भी होनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार आखिरकार क्या कर रही है। जो पालघर की जो मॉब लिंचिंग हुई है जिसके अंदर 3 साधु संत थे, वो डाइवर्ट होकर उस रास्ते से गुजर रहे थे, बीच रास्ते में उन्हें रोका गया था। और दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी को लेकर भी सोनिया गांधी पूरी तरह से बौखला चुकी है। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खुद इस घटना को निंदनीय बताते हुए अर्णब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज भी करवाई। लेकिन दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए और जो उनके ऊपर हमला और उन्होंने जो डिबेट किया था उसकी पूरी चर्चा भी रखी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए, जो अर्णब गोस्वामी के लिए बड़ी राहत की बात थी। दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी ने जो निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद है उनको लेकर भी कई बार बयान भी दे चुके हैं और उनके रिपब्लिक भारत टीवी नेटवर्क पर कैंपेन भी चलाए जा रही है अर्णब गोस्वामी के द्वारा की पूछता है भारत के अंदर आखिर जो इस महामारी के चलते अगर भारत के अंदर ये तबलीगी की जमात इकट्ठा नहीं होती तो भारत आज पूरी तरह से इस बीमारी से मुक्त होता और लॉकडाउन पूरी तरह से खुला हुआ मिलता। लेकिन जो तबलीगी की जमात ने कोहराम मचा के रखा है उसके बाद में पर डे आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और आज करीबन 22,000 से भी ऊपर आंकड़े पहुंच चुके हैं इस बीमारी को लेकर। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज संवाद करके और अब आने वाली 3 मई की तारीख को और भी ऐलान हो सकता है इस लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि पिछले कई दिनों की अगर रिपोर्ट देखें इस बीमारी की तो आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रही है, जिनके ऊपर कड़ी WHO यानी स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि अगर फिर से इस पर काबू पाया जाना है तो फिर 15 या फिर 1 महीना और इस लॉकडाउन की स्थिति को बढ़ाना होगा, जिसके बाद में ही इस पूरी तरह से खुलासा किया जा सके कि इस बीमारी पर काबू पाया गया है या फिर नहीं पाया गया है। क्योंकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति है उन्होंने भारत से वैक्सीन भी मंगाई थी, लेकिन वहाँ के जो आंकड़े अगर उनकी नज़र डालें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और उन आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे के अंदर करीबन 15,000 एक साथ मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं, जो अमेरिका के लिए बड़ी चिंतनीय खबर है। वहीं सरकार और WHO के द्वारा जो आंकड़े किए गए थे कि सबसे बेस्ट और इस बीमारी को लेकर कौन देश सतर्कता बरत रहा है, जिसके अंदर भारत पहले नंबर पर आया और पीएम नरेंद्र मोदी को 68% का फॉर्मूला भी दिया गया और भारत पर पूरी तरह से शिकंजा भी कसा हुआ है इस बीमारी को लेकर, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस बीमारी का खात्मा नहीं हो पाया है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कुर्सी पूरी तरह से बच चुकी है और पूरे कैबिनेट मंत्रालय के इस्तीफे की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि ऑपरेशन अरुणा के तहत महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और महाअघाड़ी की बनी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से ऑपरेशन तय हो चुका है और जल्द ही सरकार गिराई जाएगी। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान दे दिया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना ही होगा, उसके बाद में वो फिर से अपनी सीटें बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें हौसला मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट बड़ी खबरें लेकर आते रहे। और आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।